नमस्कार दोस्तों। ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है ग्राम विकास अधिकारी के लिए। इस वीडियो में राजस्थान में सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या से संबंधित ये वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम शुरू कर रहे हैं टॉपिक को। उससे पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण से संबंधित ये वीडियो है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूखा क्या होता है। तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार जब किसी क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75% कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि जिस स्थान पर सामान्य वर्षा जितनी होती है उससे यदि 75% तक कम वर्षा होती है तो उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र में लंबी अवधि तक वर्षा ना होना या वर्षा का कम होना या फिर वर्षा जितनी हो रही है उसकी तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो जाना सूखा कहलाता है। या तो लंबी समय तक, लंबी अवधि तक वर्षा ही ना हो, या हो तो बहुत कम हो, या फिर वर्षा तो हो रही है लेकिन जितनी वर्षा हो रही है उसकी तुलना में वाष्पीकरण अधिक हो रहा है, तो इस कंडीशन को सूखा कहते हैं। एक होता है कृषि सूखा। तो जिस क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्रफल में 30% से कम सिंचाई होती है तो उसे कृषि सूखा क्षेत्र माना जाता है। यानी कि टोटल जितना क्षेत्रफल बोया जाता है उसमें भी उस बोए गए क्षेत्रफल का 30% हिस्सा ही सिंचाई, उस 30% हिस्से में ही सिंचाई हो, बाकी सूखा रह जाए तो उसे कृषि सूखा माना जाता है। और इसी कृषि सूखा को ही आर्द्रता सूखा के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है पारिस्थितिकी सूखा। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है वो इस पारिस्थितिकी सूखा के अंतर्गत प्रभावित होता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र में वर्षा 50% से कम होती है और वर्षा की विचलनशीलता 25% से अधिक होती है। देखिए, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र वो होते हैं जहाँ सामान्य से 50% से भी कम वर्षा हमेशा होती है और साथ में वर्षा की विचलनशीलता अधिक होती है। विचलनशीलता से मतलब है कि जिस स्थान पर वर्षा की अनियमितता अधिक होती है वहाँ पर विचलनशीलता भी अधिक होगी। तो विचलनशीलता 25% से अधिक होती है तो वह सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। जहाँ विचलनशीलता अधिक होती है वहाँ सूखा पड़ता है और जहाँ विचलनशीलता कम होती है तो वो क्षेत्र जो है वो आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। तो राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र है जो पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ की विचलनशीलता सर्वाधिक है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में न्यूनतम विचलनशीलता जो है वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे सूखा के बाद अकाल क्या होता है। देखिए, सूखे के कारण जब वर्षा कम होती है तो उस वजह से मनुष्य व पशुओं के लिए जल, खाद्यान्न, फसल व चारे की कमी को अकाल कहते हैं। सूखे की वजह से मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए जल की कमी, खाद्यान्न फसलों की कमी और चारे की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। अब जो अकाल है वो कई प्रकार का होता है, जैसे अन्न अकाल। अन्न अकाल, अब किसी भी चीज़ की कमी को अकाल कहते हैं तो इसका मतलब अन्न अकाल तो मतलब अन्न की कमी, यानी कि ऐसा अकाल जिसमें कृषि उपज नहीं होती है, यानी कि अन्न की उपज नहीं होती है, वो अन्न अकाल कहलाता है। दूसरा होता है जल अकाल। इस अकाल में पानी का अभाव पाया जाता है। तीसरा तीसरा होता है त्रिकाल। इस प्रकार के अकाल में जल, अन्न व चारे तीनों का अभाव पाया जाता है। और एक होता है तृण अकाल। तृण अकाल में पशुओं के लिए चारे की कमी होती है। तो तीन प्रकार के अकाल हो गए, अन्न अकाल जिसमें अन्न की कमी हो, जल अकाल जिसमें जल की कमी हो, और तृण अकाल, तृण अकाल। इस तरीके से तृण अकाल में चारे की कमी होती है। और जब तीनों ही अकाल एक साथ आ जाए, तीनों ही प्रकार के अकालों में जैसे कि जल, अन्न और चारे तीनों की कमी हो जाए तो उसे त्रिकाल कहते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। और 1987 में जो अकाल पड़ा था वो त्रिकाल के नाम से जाना जाता था, यानी कि उस समय अन्न, जल और चारा तीनों की ही कमी हो गई थी। एक होता है अर्ध अकाल। अर्ध अकाल जो है वो क्या कहलाता है?
त्रि अकाल में तो तीनों की कमी हो जाती है, तीनों की नहीं, तीन में से किसी एक या फिर दो की यदि कमी होती है तो उसको क्या कहते हैं, अर्ध अकाल कहते हैं। अब एक शब्द आता है अनावृष्टि व अतिवृष्टि, इसकी बात कर लेते हैं। तो अनावृष्टि होती है जब वर्षा की कमी होती है तो उसको अनावृष्टि कहते हैं, और जब वर्षा की अधिकता होती है उसको अतिवृष्टि कहते हैं। एक शब्द आता है स्थायी पावना, स्थायी पावना। अनावृष्टि जनित अकाल को स्थायी पावना के नाम से जाना जाता है। अनावृष्टि जनित अकाल यानी कि वर्षा की कमी के कारण जो अकाल पड़ता है उसको कौन से किस नाम से जाना, तो स्थायी पावना। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थायी और पावना मतलब मेहमान। तो राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पे ऑलरेडी वर्षा हमेशा कम ही होती है, तो वो इसलिए इसको स्थायी पावना के नाम से जाना जाता है। और स्थायी पावना करके जो अकाल है वो 1842 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल कौन से सन में पड़ा, तो 1899 से 1900, 1899 1900 में छप्पनिया अकाल पड़ा। लेकिन इसका नाम छप्पनिया क्यों है, क्योंकि ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये जो अकाल है विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसका नाम क्या है, छप्पनिया अकाल है। इसके अलावा है महाकाल। महाकाल 1987 में। कुछ यहाँ पे रह गए हैं, चलो मैं बता देती हूँ आपको। एक है चालीसा अकाल। चालीसा अकाल, चालीसा अकाल। ये जो चालीसा अकाल है ये 1782 ईस्वी में हुआ, 1782 ईस्वी में पड़ा। और एक था पंचाकाल। पंचाकाल ये पड़ा 1812-13 में, 1812-13 में। उसके अलावा एक था सहसा मूदसा अकाल। सहसा मूदसा अकाल, सहसा मूदसा अकाल। सहसा मूदसा अकाल जो है वो 1842-43 में, 1842-43 में सहसा मूदसा अकाल। और 1900 से 1901 इसका संवत था, विक्रमी संवत 1901। उसके बाद मैक्रोडाउट ये 2002-03 में। और ये जो अकाल था मैक्रोडाउट जो 2002-03 में पड़ा, ये संपूर्ण राजस्थान में पड़ा था, केवल धौलपुर जिले को छोड़ करके। धौलपुर जिले को छोड़ करके इससे सर्वाधिक जो गांव थे राजस्थान के वो प्रभावित हुए थे। तो राजस्थान में सर्वाधिक जिले में जो अकाल पड़ा था वो 2002-03 में रहा था, और उसका नाम था मैक्रोडाउट। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, वैसे मैंने लिखा था लेकिन ये PDF बनाते टाइम सही से थोड़ा सेट नहीं हो पाया, इसलिए ये गायब हो गया यहाँ से। कोई बात नहीं, मैंने ये आपको बता दिए हैं। चालीसा काल 1782, पंचाकाल 1812-13, सहसा मूदसा काल 1842-43, और मैक्रोडाउट अकाल जो है वो 2002-03। और ये मैक्रोडाउट जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखना है कि ये अकाल संपूर्ण राजस्थान में इससे प्रभावित हुआ था, लेकिन केवल धौलपुर जिला इससे प्रभावित नहीं हुआ था। धौलपुर जिले को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान इससे प्रभावित था। तो राज्य में सर्वाधिक जिले में अकाल वर्ष 2002-03 में रहा, और राजस्थान राज्य में सर्वाधिक गांव इससे प्रभावित रहे थे। कर्नल जेम्स टोड की तीसरी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया में 11वीं सदी में पड़े भीषण अकाल का वर्णन करते हुए अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी। यहाँ पर यह प्रश्न बन सकता है कि अकाल जैसी भीषण अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक रोग की संज्ञा किसने दी थी, तो कर्नल जेम्स टोड ने दी थी। कौन सी पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है, ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, जो कि कर्नल जेम्स टोड की तीसरी पुस्तक थी। तो कर्नल जेम्स टोड की बाकी जो 2 पुस्तकें थी उनके नाम आप कमेंट करके बताइएगा कौन कौन सी थी। 11वीं सदी में जो अकाल पड़ा था वो चूरू जिले के रैनी और फोणकतल गांव इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। देखिए, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सूखे व अकाल से निपटने के लिए देश का पहला प्रयास क्या किया गया था। सूखे और अकाल से निपटने के लिए सर्वप्रथम देश में क्या किया गया था, राजस्थान में राजसमंद झील का निर्माण किया गया था 1662 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण किया गया था। और फिर
1891-92 में अजमेर में फॉयसागर झील का निर्माण करवाया गया था। और फॉयसागर झील का निर्माण किसने किया था? इंजीनियर फाय ने, इनके द्वारा किया गया था। और जो ये अजमेर में जो झील है, इसमें बांडी नदी का पानी आकर के पानी आता है। राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए 1951 में सहायता विभाग की स्थापना की गई थी। 1951 में सहायता विभाग की स्थापना की गई थी अकाल से निपटने के लिए। अब राजस्थान में अकाल के प्रमुख कारण क्या क्या है, किस किस वजह से अकाल पड़ता है? सबसे पहले तो प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? ये प्राकृतिक कारण है, सबसे पहले शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, अपर्याप्त वर्षा, वनों का अभाव, नियत वाहिनी नदियों का अभाव और बालिका स्तूप में वृद्धि। ये है प्राकृतिक कारण। पहले प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, अपर्याप्त वर्षा, वनों का अभाव, नियत वाहिनी नदियों का अभाव व बालिका स्तूप में वृद्धि। दूसरे नंबर पे आते हैं मानवीय कारण, जो कि मानव की वजह से भी अकाल जैसी स्थिति पैदा होती है। तो वो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले वनों की अनियमित कटाई। जब वनों की अनियमित कटाई होगी तो वनों का अभाव होगा, ये इससे रिलेटेड हो गया है। फिर भूजल का दोहन। तीसरा है पारिस्थितिकी असंतुलन। चौथा है आर्थिक कारण। पांचवा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। और छठा कारण है सीमित संसाधन। सातवां कारण है जनसंख्या वृद्धि। और आठवां कारण है पशुओं की संख्या में वृद्धि। तो ये है मानवीय कारण। अब एक शब्द आता है खेड़ा व गोड़ू, खेड़ा गोड़ू। अकाल पड़ने पर चारे की तलाश में मवेशी जो जानवर होते हैं, भेड़ बकरियां, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना खेड़ा व गोड़ू कहलाता है। चारे की कमी हो जाती है, इस वजह से उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर चारे की तलाश में ले जाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? खेड़ा व गोड़ू। अभी बताया था कि राजस्थान में अकाल से निपटने के लिए 1951 में सहायता विभाग की स्थापना की थी। और इस सहायता विभाग की स्थापना जिसकी की थी 1951 में, उसी का ही नाम बदल करके 2003 में क्या कर दिया? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग कर दिया। सहायता विभाग की जगह 2003 में इसका नाम चेंज किया गया। क्या नाम रखा गया है इसका? आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। किसका नाम चेंज किया है? ये जो 1951 में जो सहायता विभाग की स्थापना करी गई थी अकाल से निपटने के लिए, उसी का ही नाम 2003 में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम रख दिया सहायता विभाग के स्थान पे आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। उसके बाद 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया और उसे 24 अक्टूबर 2007 में लागू किया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बना? 2005 में बना। लागू कब हुआ? 24 अक्टूबर 2007 को लागू हुआ। और 25 अक्टूबर 2007 को आपदा प्रबंधन नीति बनाई गई। 25 अक्टूबर 2007 को क्या बनाई गई? आपदा प्रबंधन नीति बनाई गई। देश में 20% जो भूमि है वो देश की जो बंजर भूमि है उसका 20% अकेले राजस्थान में स्थित है। देश की टोटल बंजर भूमि का 20% हिस्सा के लिए राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ज़्यादातर अकाल की स्थिति कौन कौन से जिले में होती है? पश्चिमी राजस्थान में होती है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, इन सब जिलों में मोस्टली अकाल की स्थिति बनती है। अब अकाल की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम एवं योजनाएं कौन कौन सी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अकाल की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला आता है सूखा संभावित क्षेत्र के विकास कार्यक्रम, DPAP, सूखा संभावित क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम। ये जो कार्यक्रम है ये 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। सूखा संभावित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम जो है वो 1974-75 में प्रारंभ किया गया। और उस समय पश्चिमी राजस्थान के 8 जिले इसके अंदर शामिल किए गए थे और साथ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर,   ,                                    से इसका प्रारंभ किया गया था।
8 जिले सबसे पहले इसमें शामिल किए गए थे, पश्चिमी राजस्थान के 8 जिले, और इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ था? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। फिर 1974-75 के बाद 1978-79 में इसमें 2/3 केंद्र, इसमें जो अंशदान था, जो अंशदान का अनुपात था, वो 2/3 अनुपात तो केंद्र का था और 1/3 अंश जो है वो राज्य सरकार का था। इस सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी थी। 1978-79 तक 2/3 केंद्र का हिस्सा था और 1/3 राजस्थान सरकार का हिस्सा था। लेकिन फिर अगले साल 1979-80 में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा आधा आधा हो गया, 50-50% दोनों का अंश हो गया। उसके बाद वापस 1 अप्रैल 1999 में केंद्र और राज्य का जो अंशदान था वो वापस चेंज हुआ, और वापस चेंज होने के बाद 75-25 कर दिया गया, 75 केंद्र का और 25 राज्य का। सबसे पहले क्या था? 2/3 और 1/3 का मतलब 66.66% तो था केंद्र का और 33.33% था राज्य सरकार का। 36 और 33 का रेशियो था। उसके बाद इस रेशियो को कन्वर्ट कर दिया गया 50-50 में। फिर उसके बाद पुनः इसको कन्वर्ट कर दिया गया 75:50 में, 75:25 में। तो 1 अप्रैल 1999 से केंद्र और राज्य सरकार का जो अंश है वो 75:25 है, यानी कि 3 हिस्से केंद्र के हैं और 1 हिस्सा राज्य का है। ये कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत भू संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई, चारागाहों का विकास, ये सब कार्य किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? भू संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई और चारागाहों का विकास। शुरू में जब इस योजना का संचालन किया गया सबसे पहले, उस समय इस योजना में राजस्थान के 8 जिलों में संचालित थी, लेकिन वर्तमान में ये 11 जिलों में शामिल है। 11 जिलों के 32 खंडों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? 11 जिले जो शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, डूंगरपुर, भरतपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर। ये 8 जिले इसके अंतर्गत 11 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर शुरू में कितने जिले थे? 8 जिले थे। अब कितने हैं? 11 हैं। 1995 से इस कार्यक्रम के अंतर्गत भरतपुर जिले के डीग और अजमेर जिले की भिनाई खंड को भी शामिल कर लिया गया। 1995 के बाद इसमें किस किस को शामिल कर लिया गया? भरतपुर जिले की डीग तहसील को और अजमेर जिले के भिनाई खंड को। ये जो कार्यक्रम है ये राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के समस्त खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। अकाल की समस्या के निवारण हेतु राज्य में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना 1971 में की गई। विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना 1971 में और सहायता विभाग की स्थापना 1951 में। नेक्स्ट कार्यक्रम जो है वो है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, DDP, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम। 1977-78 में केंद्र सरकार की 100% सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया। 1977-78 में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? 1977-78 में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, यानी कि केंद्र सरकार की 100% सहायता से इसको प्रारंभ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1979-80 में केंद्र और राज्य में हिस्सेदारी जो है वो 50% हो गई, यानी कि हाफ हाफ हो गया केंद्र और राज्य का। उसके बाद 5 साल बाद 1985-86 में पुनः केंद्र द्वारा इसका संपूर्ण व्यय जो है वो किया जाने लगा। और ये जो है राजस्थान के 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 खंडों में क्रियान्वित है। राजस्थान राज्य में 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 खंडों में क्रियान्वित की जा रही है मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम जो है ये
16 मरुस्थलीय जिलों में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर 1 अप्रैल 1999 में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात, इसमें फिर वापस से 75:25 रखा गया। पहले कंप्लीट राजस्थान केंद्र सरकार का था, फिर 50-50 हुआ, फिर वापस केंद्र के पास चला गया, फिर वापस से 1999 में केंद्र और राज्य का अनुपात 27:25 रखा गया। केंद्र का 27 और राज्य का 25। यह कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था। ये जो कार्यक्रम था, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977-78 में। और किसकी सिफारिश पर? राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश के आधार पर इसको प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकना और इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करना। क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? एक तो मरुस्थलीकरण को आगे बढ़ने से रोकना, और दूसरा इस क्षेत्र में जो लोग आर्थिक स्थिति से कमजोर थे उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए भी इस योजना को चलाया गया। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम राज्य के 16 जिलों के 25 खंडों में संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? अजमेर, जयपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, नागौर, चूरू, पाली, गंगानगर, जैसलमेर, सीकर, झुंझुनू। ये सारे जिले, 16 जिले इसके अंदर शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया जाता है? मरुस्थलीकरण पर रोक लगाई जाती है। वन, भूजल विकास, पशु, जल सप्लाई व ग्रामीण विद्युतीकरण, ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत चलाए जाते हैं। मरुस्थलीय, वन, भूजल विकास, पशु जल सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि कार्यक्रम इस मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाते हैं। और इस कार्यक्रम में तकनीकी सहायता कहाँ से ली जाती है? इजराइल से ली जाती है। नेक्स्ट है कादरा है ये कादरा सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य है बीहड़ क्षेत्र में अवस्थित भूमि की उत्पादन क्षमता को पुनः प्राप्त करना। कादरा सुधार कार्यक्रम एवं डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य बीहड़ क्षेत्र जो है उन क्षेत्रों में भूमि की जो उत्पादन क्षमता कम हो गई थी उनको पुनः प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य। यह कार्यक्रम राज्य के 8 जिलों में क्रियान्वित है, और वो 8 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली, धौलपुर, भरतपुर और बारां। यानी कि पूर्वी राजस्थान के ये जो जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये सारे 8 जिले इसके अंदर शामिल हैं। और 100% केंद्र सरकार का अनुदान है इसमें। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण और बांध, ये भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास स्कीम लागू की गई थी। 1995-96 में डांग क्षेत्र विकास स्कीम लागू की गई थी। नेक्स्ट एक कार्यक्रम आता है मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है मेव जाति हेतु ही बनाया गया था। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? फरवरी 1987 में मेवात प्रादेशिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये जो कार्यक्रम है ये अलवर जिले के 8 पंचायत समितियों तथा भरतपुर जिले की 3 पंचायत समितियों में क्रियान्वित है। नेक्स्ट है मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2005-06 में राज्य के 5 जिले कौन कौन से हैं?
राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों की 14 पंचायत समितियों में 100% राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये कब से लागू हुआ? 2005-06 से शुरू हुआ। राजस्थान के कितने जिलों में कार्य करता है ये? 5 जिलों में। कौन कौन से हैं 5? राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़। इन 5 जिलों में कार्य करता है और इन क्षेत्रों के 14 पंचायत समितियों में 100% राज्य द्वारा अनुमोदित है। उसके बाद नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो है समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम ये राजस्थान के 10 जिलों में क्रियान्वित है। वो 10 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, सीकर, अजमेर, जैसलमेर, पाली आदि में क्रियान्वित है। ये 10 जिले हैं। समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम जो है वो राजस्थान के 10 जिले जो ये हमने बताए इन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में यह राजस्थान के 18 जिलों में चलाया जा रहा है। शुरुआत 10 जिलों से हुई, अभी ये 18 जिलों में चलाया जा रहा है। 1993 में व्यर्थ भूमि के विकास के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यानी कि नाम ही इसका ऐसा है, समन्वित व्यर्थ भूमि विकास कार्यक्रम। तो व्यर्थ भूमि के विकास के लिए ही कार्य इसके अंदर किए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2020 से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रति हेक्टेयर की राशि 6,000 रुपये निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल 2020 से 6,000 रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जिसमें 5,500 रुपये यानी कि 5,500 रुपये तो केंद्र के हैं और 500 रुपये राज्य सरकार के द्वारा। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं पंचायती राज विभाग जो है वो इन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन कौन करता है? ग्रामीण विकास कार्यक्रम और पंचायती राज विभाग। उसके बाद है समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 से, कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2008 से। केंद्र व राज्य का अनुदान कितना है? 90:10, यानी कि केंद्र का हिस्सा जो है वो 90% है और राज्य का हिस्सा 10% है। राज्य के 32 जिलों के 127 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम। वर्तमान में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसका नाम रख दिया गया है। और अब केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है वो 60:40, 60:40। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिले के 16 विकास खंडों के अंतर्गत 1993-94 से किया जा रहा है। ये जो कार्यक्रम है ये 4 जिले यहाँ पे दिए हुए हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, और इन चारों जिलों के 16 विकास खंडों के अंतर्गत 1993-94 यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया जा चुका था? 1993-94 से शुरू किया गया है और 16 विकास खंडों के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। 4 जिले थे, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। इस कार्यक्रम का संचालन ग्राम विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है इसका संचालन कौन करता है? ग्राम विकास विभाग करता है। और ये योजना जो है वो 100% केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना है। कुल राशि का 30% बाड़मेर और जैसलमेर जिलों को, 25% बीकानेर को, 15% गंगानगर को आवंटित किया जाता है।
कुल राशि जितने भी राशि होती है उसका 30% बाड़मेर और जैसलमेर के लिए, 25% बीकानेर के लिए, 15% गंगानगर के लिए आवंटित किए जाते हैं। नेक्स्ट योजना है जल संभर विकास योजना। नेक्स्ट है हरियाली परियोजना 2003। जल संभर विकास योजना 1 अप्रैल 1995। हरियाली परियोजना 2003। मरुगोचर परियोजना 2003। और मरुगोचर परियोजना में 4 राज्यों के 10 जिलों में संचालित है ये मरुगोचर परियोजना। उसके बाद है प्राकृतिक आपदा सहायता कोष। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष वर्ष 1990-91 में स्थापित किया गया। राज्य में प्राकृतिक आपदा कोष के गठन अप्रैल 1995 में 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। प्राकृतिक आपदा सहायता कोष की स्थापना कब हुई? 1990-91 में। और प्राकृतिक आपदा कोष के गठन, राज्य में प्राकृतिक आपदा कोष का गठन 1 अप्रैल 1995 में 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। तो ये था हमारा सूखे से संबंधित, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण से संबंधित जो योजनाएं चल रही थी वो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।